दो स्लिट से जो मिलता है वो क्या होगा, इंटरफेरेंस। लेकिन सिंगल स्लिट से जो मिलता है वो डिफ्रैक्शन। ओके, वो डिफ्रैक्शन। तो इन लोगों ने ये आपको कॉमन फ्रॉनहोफर जो डिफ्रैक्शन है उसके लिए हमने ग्राफ बनाया, इंटेंसिटी वर्सेस क्या होगा एंगल के लिए। इसके मेन पॉइंट्स क्या है, 4 या 5 मेन पॉइंट जो मैं बताया, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। चलो, सभी जितने भी मिनिमम है, सभी मिनिमम, वहां लाइट की इंटेंसिटी जीरो। जहां जहां मिनिमम मैंने बताया लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, जीरो। सेकंड में लिखा, जैसे जैसे आप डिफ्रैक्शन एंगल इंक्रीज करेंगे, जो भी मैक्सिमम है वो मैक्सिमम की विड्थ डिक्रीज होगी, इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी। सेंट्रल मैक्सिमम से फर्स्ट मिनी मैक्सिमम की इंटेंसिटी कम, फर्स्ट से सेकंड की इंटेंसिटी और कम, और विड्थ भी कम होती जाएगी। ओके। थर्ड पॉइंट इज लेमडा बाय ए रेशियो जितना ज्यादा, लेमडा मतलब इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ, और ए जो स्लीट है, ओके, विड्थ ऑफ स्लीट स्मॉल ए करके लिखा जाता है। हाँ, हमने जब इंटरफेरेंस लिखा तब डी लिखा था, लेकिन डी क्या था, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, क्योंकि इंटरफेरेंस टू स्लिट से मिलेगा और ये सिंगल स्लिट है, इसलिए विड्थ ऑफ स्लिट ए करके लिखा। लेमडा बाय ए की वैल्यू जितनी ज्यादा इतना डिफ्रैक्शन ज्यादा, और ये रेशियो जितना कम इतना डिफ्रैक्शन कम। सेकंड क्या बताया कि जो सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ए मतलब विड्थ ऑफ स्लिट, जितनी कम होगी विड्थ ऑफ स्लिट, सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ ज्यादा मिलेगी। ओके, मतलब ये जो वैल्यूएशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। डिफरेंट ये 4 पॉइंट्स इंटेंसिटी वर्सेस थीटा वाली जो ग्राफ है उससे हमको मिलता है। अब हमको मेन डिफरेंस निकालना है, द पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस एंड पैटर्न ऑफ डिफ्रैक्शन। जो पैटर्न आपको इंटरफेरेंस में मिली थी और जो पैटर्न हम डिफ्रैक्शन में अभी सॉल्व कर रहे हैं, ये दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम कंप्लीट कर सकते हैं कि दो डिफरेंट सोर्सेस, करंट सोर्सेस से ही हमको क्या मिलता था, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलती थी। लेकिन यहाँ क्या सिंगल स्लिट से, सिंगल स्लिट से ये डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलती है। फिर से टू डिफरेंस सोर्सेस, करंट सोर्सेस से हमको क्या मिलता है, इंटरफेरेंस, और सिंगल स्लिट से क्या मिलेगा, तो डिफ्रैक्शन। ओके। सेकेंड कि यहाँ जितनी भी मतलब इंटरफेरेंस के लिए जो डायग्राम मैंने बनाया था, फिर से बता रहा हूँ, तो इंटरफेरेंस के अंदर जितनी भी स्लिट्स है सबकी वेट्स और इंटेंसिटी इक्वल, सबके लिए इक्वल। ओके। और यहां चेक करो तो डिफ्रैक्शन के अंदर तो सेंट्रल मैक्सिमम की वेट सबसे ज्यादा, उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमम उससे कम, सेकंड मैक्सिमम उससे भी कम, विड्थ तो कम लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी वो भी कम। मतलब एक साथ एक पॉइंट में सब नहीं लिखना है तो भी चलेगा। फर्स्ट पॉइंट तो हमको पता चल गया कि दो डिफरेंट करंट सोर्सेज से ही हमको इंटरफेरेंस मिलता है। उधर क्या लिखेंगे, सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन मिलता है। ओके, सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है, सभी जो ब्राइट फ्रिंज है सबकी विड्थ इक्वल है। उधर क्या लिखना है, सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ ज्यादा होती है, बाद में जितने भी मैक्सिमम उसकी विड्थ डिक्रीज होती जाती है। बाद में थर्ड पॉइंट करके लिखो, ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो है, ओके, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के लिए सबकी इंटेंसिटी इक्वल होती है। डिफ्रैक्शन में लिखना है कि सेंट्रल मैक्सिमम से जैसे जैसे आगे जाएंगे थीटा इंक्रीज होगा, इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, मतलब थर्ड पॉइंट करके लिखेंगे आप। फोर्थ कि यहाँ जो आपको डार्क या मतलब जहां इंटेंसिटी जीरो या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, वहां टोटली टोटली वो डार्क लाइन दिखती है, टोटली ब्लैक। ओके। लेकिन जो यहाँ मिनिमम मिलता है वहां कभी कभी ये 100% ब्लैक नहीं होता, मतलब 100% डार्क नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है लाइटली सेड, मतलब पता चलता है कि ये थोड़ा ब्राइट है, बहुत कम होता है, निग्लेजिबल है, लेकिन थियोरेटिकल मेथड से बताया जाता है कि ये 100% डार्क नहीं होता। इस तरह से 4 पॉइंट्स हम पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस एंड पैटर्न ऑफ डिफ्रैक्शन में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर। अब उन लोगों ने वही एक्सप्लेनेशन फिर से दिया, 2-3 ऐसे भी क्वेश्चन है जिसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। ओके। उन लोगों ने क्या होता है कि दो स्लिट से जो इंटरफेरेंस मिलती है, अब समझ मान लेकिन दो स्लिट से इंटरफेरेंस मिलती है, क्लियर। लेकिन आप किसी एक स्लिट को बंद करेंगे तो क्या होगा, सपोज आपने किसी एक स्लिट को बंद कर दिया तो यंग डबल स्लिट है, चलो मैं यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं,
जिसमें दो स्लिट है S1 S2, दोनों सोर्स से हमने पाथ डिफरेंस सब कुछ एक्सप्लेन किया था। ओके, अब सपोज मान लो कि आपने किसी एक स्लिट को बंद कर दिया, तो पैटर्न इंटरफेरेंस नहीं, वो डिफ्रैक्शन पैटर्न हो जाएगी। वो पैटर्न कौन सी होगी? डिफ्रैक्शन वाली पैटर्न होगी। क्लियर? लेकिन वहां भी हम चेक कर सकते हैं कि जो भी आपको नंबर ऑफ फ्रिंजेस मिलती है, ओके, वो डिफरेंस मतलब जो भी डिपेंड ऑन विड्थ ऑफ स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट से ही आपको आंसर मिल सकता है। ओके, दो स्लिट के बीच के डिस्टेंस सपोज d है और स्लिट की विड्थ a है। ओके, ये दोनों की आप जब रेशियो फाइंड करेंगे, ओके, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस, उन्होंने दो चीज बताई। ये सपोज मैं इस टाइप की पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ, किसके लिए? डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ये डिफ्रैक्शन की पैटर्न है। लेकिन सपोज आपने सिंगल स्लिट बंद कर दी, तो यहाँ ही ये डिफ्रैक्शन मिलता है, इंटरफेरेंस मिलेगा तो कैसा मिलेगा? तो यहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे इसने ड्रॉ करके कुछ दिया है, इतने पोर्शन के अंदर ही, एक मिनट से ज्यादा एक्सटेंड करें तो पता चलेगा। इस तरह से उन्होंने डायग्राम ड्रॉ करके दिया है। तो उन लोगों ने क्या बताया कि डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में किसी एक स्लिट को बंद करेंगे तो इंटरफेरेंस की जगह वो डिफ्रैक्शन अपने आप हो जाता है। बस इतना आपको प्रॉपर्ली याद रखना, बाकी इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, सबसे पहले मैं आपको इस ग्राफ से डिफरेंट 4 पॉइंट्स बताए, बाद में एक और पॉइंट्स मैंने बताया, कौन सा? द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिंग बिटवीन इंटरफेरेंस पैटर्न एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न, उसमें भी 4 पॉइंट्स बताए। ओके, बाद में एक वाले एक्सपेरिमेंट मैंने बताया कि सपोज हम दो स्लिट की एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यंग्स डबल स्लिट की एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इंटरफेरेंस पैटर्न है, लेकिन हमने एक स्लिट को बंद कर दिया है, किसी एक सोर्स को बंद कर दिया, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और अब सिमिलरिटी क्या है? तो एक चीज बता सकते हैं, दोनों में सिमिलरिटी क्या है? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में सिमिलरिटी क्या है? कि दोनों के अंदर वेव की सुपरपोजिशन होती है, दोनों में वेव क्या होंगे? सुपरपोज होंगे। ओके, सेकंड चीज, सेकंड में क्या होता है कि सेकंड पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं कि जो इंटरफेरेंस के अंदर लाइट के लिए, एज फॉर एग्जांपल कि आप ब्राइट फ्रिंज के लिए तो बता सकते हैं कि जब भी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होती है तो ब्राइट एंड डार्क जो भी फ्रिंजेस है उसकी जो मतलब विड्थ होती है इक्वल रहती है। ओके, लेकिन यहाँ मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम डिफ्रैक्शन के अंदर सेंट्रल जो मैक्सिमम है उसकी विड्थ दोनों साइड कैलकुलेट। एज फॉर एग्जांपल आपने ये चेक किया, कौन सी है? इंटरफेरेंस, तो ये स्क्रीन का सेंटर है, ये इंटरफेरेंस में स्क्रीन का सेंटर है, तो बाद में हम इसको स्क्रीन का सेंटर के बाद इसको फर्स्ट ऑर्डर, इसको सेकंड ऑर्डर में बताते हैं। ओके, डिफ्रैक्शन में भी ऐसा ही, ये सेंटर मैक्सिमम, देन फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब कैलकुलेशन की जो मेथड है वो इक्वल है, लेकिन विड्थ ऑफ स्लिट, सॉरी विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर जो फ्रिंजेस है वो इक्वल नहीं मिलती। यहाँ सभी की विड्थ इक्वल है, इंटेंसिटी इक्वल है, यहाँ सबसे ज्यादा बैंड, एज फॉर एग्जांपल डिफ्रैक्शन के लिए आपको ड्रॉ करना है तो डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ सबसे ज्यादा होगी, ये पूरा बाद में इस तरह से आगे जाएगा। सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ ज्यादा, उसके बाद ये इससे कम हो जाएगा, ये इससे भी कम हो जाएगा, और ये डिस्टेंस यहाँ भी डिक्रीज होगा क्योंकि ये डार्क फ्रिंजेस है। ओके, यहाँ क्या दिखेंगे? सभी इक्वल। ओके, 2 पॉइंट्स इससे बताए कि एक तो सुपरपोजिशन से दोनों चीज मिलती है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। सेकंड क्या होता है? दोनों के अंदर सेंटर से कैलकुलेशन होता है, ये सेंटर से जो स्क्रीन के ऊपर मिलती है, बाद में फर्स्ट सेकंड इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ओके, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमम, फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम, उस टाइप की कैलकुलेशन होती है। मतलब ये सभी नॉर्मल पॉइंट्स है दोनों के बीच में जो हमको कंप्लीट करना था। ओके, एक और चीज भी है, एक और भी चीज बता सकते हैं कि सपोज विड्थ ऑफ स्लिट हम ए लेते हैं, विड्थ ऑफ स्लिट क्या लगे? ए। ओके, तो इंटरफेरेंस के अंदर
थीटा इज इक्वल टू लेम्डा बाय ए, सॉरी लेम्डा अपॉन डी ऐसा लिखते हैं, यहाँ लेम्डा अपॉन ए होता है। फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट मिनिमम की बात करें, ये किसके लिए इंटरफेरेंस, ये किसके लिए डिफ्रैक्शन, इसलिए डी और ए वाला डिफरेंस टेक्स्ट बुक में है। टेक्स्ट में डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस डी लिखा था। यहाँ विड्थ ऑफ स्लिट को हमने ए करके लिखा था, आपको पता हो तो हमने जो भी लाइट एंटर की थी ऐसे पैरेलल रेज ड्रा किए थे और इस डिस्टेंस को हम ए लिखा था, और बाद में और आगे डिफ्रैक्ट होने के बाद जा रहे थे, ओके, तो उसको ए करके लिखा है। यहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, लेकिन जो एंगुलर विड्थ होती है, एंगुलर विड्थ वो दोनों में इक्वली मिलती है, ओके। लेकिन एक चीज और भी है, जब आपने सबसे पहले ये चीज लिख के दी लेम्डा बाय ए, ये किसके लिए लिखा था, फर्स्ट मिनिमम, फर्स्ट मिनिमम, और उसमें किसने लिखा होगा फर्स्ट मैक्सिमम, एक फर्स्ट मैक्सिमम के लिए होगा और एक फर्स्ट मिनिमम के लिए होगा, ओके, क्योंकि दोनों में टर्म्स अल्टरनेट हो जाती है, कंडीशन अल्टरनेट हो जाती है। हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लिखा था एन लेम्डा, यहाँ मिनिमम में मिला था एन लेम्डा, वहां डिस्ट्रक्टिव में मिला n+1/2 लेम्डा, यहाँ मैक्सिमम में मिला n+1/2 लेम्डा, मतलब कंडीशन अल्टरनेट हो जाती है। फोर्थ पॉइंट में इसमें लिखा कि इंटरफेरेंस के अंदर सभी फ्रिंज जो है इसमें एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि ये ज्यादा, उसके बाद कम, उसके बाद कम, लेकिन अब एवरेज निकालो ना, एवरेज सपोज ये 5 फ्रिंजेस और ये 5 फ्रिंजेस, यहाँ इंटेंसिटी सबकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है, यहाँ ज्यादा होती है, यहाँ इसके बाद कम, इसके बाद कम, लेकिन पांचों की एवरेज निकाल और ये 5 ओके इक्वल होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी लॉस नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट है, किसके अंदर, डिफ्रैक्शन के, इंटरफेरेंस में तो वो भी इक्वल, सबके लिए एनर्जी इक्वल होती है, यहाँ एनर्जी डिफर होती है, लेकिन एवरेज एनर्जी निकालेंगे तो वही के वही मिलती है जो इंटरफेरेंस में मिलती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ भी 4 पॉइंट्स हुए, सिमिलरिटी में भी ये सब इक्वली सिमिलरिटी है, ये 4 पॉइंट जो मैंने बताया वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की सिमिलरिटी है, ओके। फॉर्मा में ज्यादा चेंज नहीं है, वहां डी है, यहाँ ए है, वेट्स के लिए मतलब थीटा के लिए एंगुलर जो वेट्स है वो फॉर्मूला इक्वल है, सुपरपोजिशन दोनों में वेव से ही होता है, मतलब पॉइंट्स इक्वल इक्वल दिए। तो ये नॉर्मल जितनी भी इंफॉर्मेशन थी दोनों की, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की, वो मैंने बताई। अब एक और क्वेश्चन जिसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है, उन लोगों ने बताया कि जो सेंट्रल मैक्सिमम है उसकी एंगुलर वेट्स और लीनियर वेट्स, ओके, इसकी फॉर्मूला कंप्लीट करके देना है। आज जो कॉमन पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए, कॉमन पॉइंट में कौन कौन से क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मैंने आपको जो डायग्राम बताया इंटेंसिटी वर्सेस थीटा का जो डायग्राम था इसके 4 पॉइंट एक्सप्लेन किए, बाद में इंटरफेरेंस पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न के बीच में डिस्टिंग बिटवीन दिस टू करके 4 पॉइंट्स बताए, ओके। सिमिलरिटी के भी 4 पॉइंट्स बताए, सिमिलरिटी के भी 4 पॉइंट, और सबसे बड़ी बात क्या बताई कि जब 2 स्लिट वाली एक्सपेरिमेंट से इंटरफेरेंस करते हैं और किसी एक स्लिट को बंद करेंगे तो अपने आप डिफ्रैक्शन पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। चलो अब वो सेंट्रल मैक्सिमम, सपोज ये स्लिट, ये ई जितने वेट्स होगी और यहाँ स्क्रीन, तो वेट्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ऐसा बताएंगे, सपोज सेंटर से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये थीटा, ये वैल्यू भी क्या होगी थीटा, ओके। तो इसने बीटा 0 लिख के दिया है, ये डिस्टेंस क्या है, और ये स्लिट टू स्क्रीन मतलब कैपिटल डी। अब सबसे पहले उसने बताया कि ओरिजिनली मिनिमम के लिए तो हम ऐसा लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए, लेकिन सपोज यहां हम इस टाइप की यूज करेंगे तो उसने लिखा कि सेंट्रल मैक्सिमम ये 2 मिनिमम के बीच का एंगल है,
देखो फर्स्ट मिनिमम, ये भी फर्स्ट मिनिमम, ये दोनों के बीच सेंट्रल मैक्सिमम होता है। तो उसने क्या सब उसको 2 थीटा करके लिखे, सो 2 लैम्डा बाय ए ऐसी फार्मूला मिलती है, 2 लैम्डा बाय ए। लेकिन अकॉर्डिंग टू डायग्राम, चलो ये भी 2 थीटा ही है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क मतलब बीटा 0, रेडियस क्या होगा, ये सेंटर लेके ऐसे हम आर्क ड्रॉ करेंगे तो बीटा 0 अपन क्या होगा डी, एंड देयरफॉर बीटा 0 इज इक्वल टू डी इनटू क्या लिखेंगे 2 थीटा, डी इनटू क्या लिखेंगे 2 थीटा। तो उन लोगों ने 2 थीटा वाली फार्मूला लिख दी, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए, ये नंबर 1 जिसको बीटा 0 करके लिखेंगे। ओके, ये सेंट्रल मैक्सिमम के लिए बताया। अब एनी, आप किसी भी मैक्सिमम के लिए सपोज लिखना चाहते किसी भी मैक्सिमम, तो हमने ऐसी फार्मूला लिखी दिया, थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा बाय a, थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा बाय a। सपोज ये n नंबर वाली फ्रिंज के लिए है, सपोज n+1 नंबर वाली फ्रिंज के लिए लिखा है, और ये दोनों के बीच की डिफरेंस निकाल दो तो आंसर हो जाएगा, थीटा n+1 माइनस थीटा n, क्या लिखेंगे लैम्डा बाय a कॉमन, n+1 माइनस n, सो लैम्डा बाय a, लैम्डा अपॉन a। ओके, ये किसी भी मैक्सिमम के लिए हमने कंप्लीट करके दिया। ओके, चलो इसके भी लिखे थे बीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय a इनटू डी, 2 थीटा किसके लिए सेंट्रल मैक्सिमम के लिए, किसी भी मैक्सिमम के लिए है तो ये मल्टीप्लिकेशन से हो सकता है। ओके, इस मल्टीप्लिकेशन से आंसर मिल सकता है, जिसको इक्वेशन नंबर क्या बताएंगे 2, एंड देयरफॉर सपोज ये दोनों की रेशियो ले ले, बीटा 0 बाय बीटा, बीटा 0 इज 2 लैम्डा डी अपॉन a into a upon lambda d, and that is equal to 2, and therefore beta 0 is equal to 2 बीटा। ये एक एमसीक्यू होगा, सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ नॉर्मली किसी भी मैक्सिमम के डबल होगी फर्स्ट में, तो इसी ने इससे फर्स्ट नहीं रखो चलो तो भी चलेगा, ऐसे तो हमने n और n+1 लिया, किसी भी मैक्सिमम से डबल होगी, बीटा 0 मतलब लीनियर वेट्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, बीटा मतलब हमने ये सब्ट्रैक्ट करके लिए किसी भी मैक्सिमम की वेट्स जिसको हमने बीटा बताया, दोनों की रेशियो 2 बीटा आती है, मतलब 2 आती है, तो बीटा 0 को 2 बीटा मतलब सेंट्रल मैक्सिमम की वेट्स इज इक्वल टू 2 इनटू एनी मैक्सिमम, मतलब किसी भी मैक्सिमम से सेंट्रल मैक्सिमम डबल होगा या इससे ज्यादा होगा, ये हम जानते हैं सेंट्रल मैक्सिमम की वेट ज्यादा देन फर्स्ट देन सेकंड, बाद में कंटिन्यू डिक्रीज होता जा रहा है। क्लियर? अब एक चीज और, एक नॉर्मल है ये जो सिंपल एक्सपेरिमेंट बताया था, सिंपली आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे, देखो यंग डबल स्लिट की एक्सपेरिमेंट करनी है तो 2 स्लिट रखनी पड़ेगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस 10th पार्ट ऑफ मिलीमीटर रखना पड़ेगा, तब जाके आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगी, क्योंकि 2 स्लिट से मिलती है, लेकिन सॉरी इंटरफेरेंस पैटर्न 2 स्लिट से मिलती है, डिफ्रैक्शन पैटर्न ओनली सिंगल स्लिट से मिलती है। तो ऐसी कोई सिंगल स्लिट वाली अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो उसने बताया कि यस, साथ 2 ब्लेड होती है या नाइफ, साथ 2 ब्लेड ऐसे साथ में रखो, दोनों जैसे साथ में रखेंगे ना तो आपको इसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देगी। बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि सनलाइट के बीच ऐसे 2 उंगली के बीच में जब गैप होती है ना, 2 उंगली के बीच में जब गैप, तो सनलाइट के सामने रखो तो आपको बीच में डार्क मतलब फ्रिंज दिखाई देगी, ब्राइट डार्क ऐसी फ्रिंजेस मिलेगी, ये ड्यू टू डिफ्रैक्शन पैटर्न है। कहीं भी मतलब ऐसे 2 शार्प ऑब्जेक्ट होनी चाहिए जिसके बीच में थोड़ी सी गैप हो, एयर गैप या लाइट पास होने वाली गैप, तो यहाँ आपको इस टाइप की पैटर्न क्लियर दिखती है। ओके, उन लोगों ने बताया कि नंबर ऑफ ऐसे भी वो क्लोथ्स होते हैं कि जिसमें छोटे छोटे हॉल दिखते हैं, वहां भी आपको इस टाइप, लेकिन वो हॉल जो है उसकी विड्थ सॉरी मतलब डायमीटर रेडियस बहुत कम होता है, इसे देखना प्रॉब्लम होता है, लेकिन सबसे अच्छा क्या कि आप फिंगर के बीच में जो गैप है वह सनलाइट के सामने रख के चेक करो तो आपको इस टाइप की पैटर्न दिखाई देगी, या 2 ब्लेड शार्प ब्लेड से साथ में रखना है और बीच में जो लाइटली गैप रखी है ना उस गैप से आपको डिफ्लेक्शन पैटर्न दिखाई देगी। इतने सारे क्वेश्चंस उन लोगों ने इसमें कंप्लीट करके दिए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी पेज पे सब कुछ लिख के दिया, एक बार वो पढ़ लो।
जो जो पॉइंट्स आज हमने एक्सप्लेन किए हैं वो पेज नंबर 370 पे दिया, वो डायग्राम, वो ब्लेड वाला पॉइंट्स, ओके 370 371 के अंदर ये सब उसने लिख के दिया। ओके एक चीज और 10.6.3 से जितना चैप्टर है वो पूरा चैप्टर उन लोगों ने कैंसिल कर दिया है। अब चेक करो कितना सारा है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, उसके बाद पोलराइजेशन, पूरी जो पैटर्न है वो उन लोगों ने कैंसिल की है। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके चैप्टर नंबर 10 के अंदर उन लोगों ने 10.6.3 एंड 10.7 ये दोनों टॉपिक टोटली कैंसिल किए हुए। इसका मतलब कि इससे आपको कुछ नहीं पूछेंगे। इस चैप्टर के अंदर एक बहुत सारा पोर्शन कैंसिल हुआ है, इसलिए इसमें पहले हम आज चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हुई, एक बार न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। ओके इसको होल्ड पे रखेंगे। ये पूरा पोलराइजेशन फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि जरूरत पड़ी तो कॉम्पिटिटिव में, लेकिन मुझे पता नहीं कि कॉम्पिटिटिव में पोलराइजेशन कैंसिल है कि नहीं। क्लियर? इसलिए जो भी उन लोगों ने बताया इतने न्यूमेरिकल उतनी थ्योरी 10 चैप्टर में एक बार कवर करके उसके बाद मुझे पहले 14 कंप्लीट करना है, चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्या है कि फर्स्ट टाइम के अंदर भी जिसको सपोज JEE अटेम्प्ट करनी है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक्स पता चल जाए, इसलिए मैं इसके बाद डायरेक्टली 14 नंबर चैप्टर पहले कंप्लीट करवाऊंगा। क्लियर? एक बार ये पढ़ लो चलो, 370 371 वाली टॉपिक फटाफट स्कैन करना, बाद में न्यूमेरिकल लेते हैं।
जो एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ी है उसमें डिफरेंट क्वेश्चनिंग क्या होंगे, तो थीटा वर्सेस आई का जो ग्राफ है उसके डिफरेंट 4 पॉइंट्स, डिफ्रैक्शन पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न के पॉइंट्स, सिमिलरिटी के पॉइंट्स। ओके, दो स्लिट से इंटरफेरेंस मिलता है, सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन मिलेगा। और एंगुलर विड्थ वाली जो क्वेश्चन है, सपोज एंगुलर विड्थ वाली क्वेश्चन टेक्स्ट में नहीं दिए, लेकिन फिर भी इसलिए एक्सप्लेन किया कि ये एक कैलकुलेशन आपको पता, ज्यादा कुछ है ही नहीं। आज होमवर्क में सेंड तो करूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम के लिए बीटा 0, ओके, किसी मैक्सिमम के लिए बीटा, और दोनों के रेशियो 2 जितना रहेगा, मतलब ऑलवेज सेंट्रल मैक्सिमम किसी भी मैक्सिमम से 2 टाइम्स ज्यादा बिट सकता है। क्लियर। एक चीज और कि यहाँ दो न्यूमेरिकल, एक एक्सरसाइज में है और एक इलास्ट्रेशन में है, जिसकी टॉपिक ने वो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के बाद एक्सप्लेन की है। अब जिससे दो न्यूमेरिकल उसने लिस्ट में तो लिख के दिए हैं, मैं बताओ कहाँ लिख के दिया वो। टेन पॉइंट 6.4 वाली टॉपिक है, और 10.6.4 जो है वो हमको लिस्ट में कहीं लिख के नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने 10.6.4 से दो न्यूमेरिकल है, एक इलास्ट्रेशन 10.7, सिमिलरली एक्सेस 10.10, ये दोनों कैलकुलेट करना ऐसा लिस्ट में बताया है। तो वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स ऐसा लिख के दिया। अब वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स का मतलब क्या है और इसको किस तरह से यूज करेंगे, तो जो पैरेलल रेज है वो पैरेलल रेज जब स्लिट से पास, स्लिट की वेट्स क्या है ए से पास होंगे तो उसकी एंगुलर वेट्स थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए होती है। जब पैरेलल रेज स्लिट से पास होगी जिसकी वेट्स क्या है ए, सो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय क्या लिखेंगे, ए जितना लिखेंगे। ओके, अब डिफ्लेक्शन सॉरी डिफ्रैक्शन से जो भी लाइट पास होती है तो उन लोगों ने बताया कि वो z जितना डिस्टेंस, ओके, लिनियरली वो कवर करता है। एज फॉर एग्जाम्पल थीटा एंगल है, z जितना डिस्टेंस कवर करेगा तो उसके लिए लिख सकते हैं कि लीनियर विड्थ इज इक्वल टू z थीटा। लीनियर विड्थ क्या लिख सकते हैं, z थीटा, और लीनियर विड्थ z थीटा होगी तो उन लोगों ने लिखा कि z लैम्डा बाय a, z लैम्डा बाय a। डिफ्रैक्शन से जो डिस्टेंस वो करेगा z जितना होगा, z जितना डिस्टेंस होगा थीटा एंगल होगा। ओके, तो लीनियर जो विड्थ है वो z थीटा जितनी होगी, और जिससे ये आपको मिलेगा। ओके, अब उन लोगों ने बताया कि लेकिन ऑलरेडी उन लोगों ने जब प्रैक्टिकली चेक किया तो पता चला कि जो लीनियर विड्थ होती है अप्रोक्सीमेट ए जितनी ही होती है, इससे ज्यादा नहीं, राउंड अप अप्रोक्सीमेट है, इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इतना रहेगा। जब अप्रोक्सीमेट इतना हो रहेगा तो z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू लिखते हैं ए स्क्वायर बाय लेमडा, ए स्क्वायर अपॉन लेमडा। इस डिस्टेंस को उसने फ्रेनल लेंथ करके लिखा है, फ्रेनल लेंथ, और इस फ्रेनल लेंथ वाली फॉर्मूला से उन लोगों ने दो न्यूमेरिकल दिए, बस इससे ज्यादा नहीं दिया। फिर से बता रहा हूँ कि जो भी लाइट पास होगी डिफ्रैक्शन के अंदर वो ए विड्थ से होगी, तब एंगुलर विड्थ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए, और एंगुलर विड्थ थीटा इक्वल लैम्डा बाय ए, लेकिन वो लीनियर जो डिस्टेंस कवर करेगा वो z थीटा जितना होगा, लीनियर डिस्टेंस z थीटा जितना। लेकिन जब प्रैक्टिकली पता चला कि z थीटा जो डिस्टेंस वो स्लिट बराबर ही होता है, इससे ज्यादा वो आगे लीनियर डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता, तो बाद में लिखा कि z थीटा इज इक्वल टू a, बट थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय a। तो जो फ्रेनल डिस्टेंस है z इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, a स्क्वायर अपॉन लैम्डा। इससे दो आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, पहला वाला न्यूमेरिकल है 10.7 और 10.10, ये दो न्यूमेरिकल है। एक काम करें चलो सबसे पहले वही दो न्यूमेरिकल कंप्लीट कर ले तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
पहले इलस्ट्रेशन लेंगे 10.7, ये टॉपिक जो मैंने बताया उसके नीचे ये लिख के दिया है 10.7, आप टेक्स्ट बुक में चेक करो तो 10.6.4 वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स के बाद पेज टर्न करेंगे तो 376 पे लिख के दिया उसने। फॉर व्हाट डिस्टेंस इज द रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन when aperture is 3 mm width and the wavelength is 500 nanometer। मतलब हमको z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और दो चीजें क्या क्या लिख के दिया। तो सबसे पहले विड्थ ऑफ स्लिट मतलब ए लिख के दिया 3 मिलीमीटर ऐसा लिखा है, सो 3 इंटू 10⁻⁻³ और लैम्डा कितना दिया 9 मीटर 10⁻⁹ मीटर, इसको 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर भी लिख सकते हैं। तो हमको फ्रेनेल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ओके तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा ई स्क्वायर 3 इंटू 10⁻⁻³ होल स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 10⁻⁷, so 9 into 10⁻⁻⁶ divided by 5 into 10⁻⁷, ओके ये रेशियो होगा 1.8, ये रेशियो कितना होगा 1.8, ये रेशियो 1.8 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10, तो इसका मतलब 18 मीटर तक मिलेगा। फ्रेनेल डिस्टेंस कितना मिलेगा 18, तो लिखा है फॉर व्हाट डिस्टेंस द रे ऑप्टिक्स गुड अप्रोक्सीमेशन, गुड अप्रोक्सीमेशन फ्रेनेल डिस्टेंस तक रे ऑप्टिक्स राइट है, मतलब उतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। ये आपको लिख के दिया उसने 10.7 में, इलस्ट्रेशन नंबर 10.7, ओके ये पूरी पैटर्न डिफरेंट थी। जो टॉपिक उन लोगों ने कैंसलेशन में दिया है, थियोरी कैंसलेशन होता है, लेकिन न्यूमेरिकल लिस्ट में लिख के दिया कि दोनों न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने हैं, तो मैंने आपको पहले थियोरी कंप्लीट करके दी 10.6.4 और ये दोनों इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज भी कंप्लीट करके दे रहा हूँ। चलो 10.6 के बाद एक्सरसाइज में हम 10.10 पढ़ेंगे, एक्सरसाइज में 10.10, एक्सरसाइज में जो 10.10 है 10.10, सो इसी तरह से है एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर which the ray optics is a good approximation for and the aperture is 4 millimeter and width sorry wavelength 400 nanometer, ये 4 मिलीमीटर दिया तो ज्यादा कुछ नहीं -3 मीटर और लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, तो इसका मतलब 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो यहाँ भी वही काम करना है कि z इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगी a स्क्वायर बाय लैम्डा, a स्क्वायर मतलब 4 इंटू 10⁻⁻³ होल स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁷, so now 16 into 10⁻⁶ डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁷, तो ये रेशियो क्या होगा 4, ये 0 ऊपर जाएगा तो 40 मीटर इज आंसर। ऐसे दो न्यूमेरिकल दिए हैं, ऐसे दो न्यूमेरिकल दिए हैं। तो आज पहले इतना ही रखेंगे, होमवर्क मैं आपको सेंड कर दूंगा विथ न्यूमेरिकल, ओके लेकिन इतना कंप्लीट करके आपको देना है। आप 2-2 दिन तक भी होमवर्क मैडम वो ग्रुप ओपन करते फिर भी सेंड नहीं करते, आज भी ओपन किया था 8 to 9, वरना नेक्स्ट ऐसा काम करेंगे जिसने लिखा हुआ है एंटर, वरना सब बाहर। क्लियर, रोल नंबर के साथ लिख के ऐड करो ग्रुप में, जिसने होमवर्क नहीं किया नेक्स्ट पीरियड से हम बाहर रख देंगे, होमवर्क लिख के देना है। आज इतना ही रखेंगे, चलो एक चीज और, लास्ट हमने लेक्चर के सॉरी वो एकम कसौटी वाली पेपर लिखी थी ना, उसके आगे कौन सा लिखा था? एकम कसौटी के आगे कौन सी टेस्ट लिखी थी? चैप्टर 9 न्यूमेरिकल। चैप्टर 9 न्यूमेरिकल, ओके चैप्टर 9 के एमसीक्यू की टेस्ट फ्राइडे होगी, चैप्टर 9 एमसीक्यू वाली टेस्ट फ्राइडे लेंगे। सर बोलो, सेकंड सेम की दर्पण कब मिलेंगी? सेकंड की दर्पण अभी नहीं मिलेगी, आज मैं वो अनाउंसमेंट भी मुझे करना है, सेकंड पोर्शन की भी फीस पे करना शुरू करना है, सबको दे देंगे क्योंकि अभी तो मुझे ऑर्डर भी देना बाकी है उनको, लेकिन अभी इससे लिख सकता है ना, अभी क्या प्रॉब्लम आ रही, जो मैं क्वेश्चन तो दे रहा हूँ आपको,
थियरी, क्वेश्चन, सब कुछ। आंखें दुखती है। हाँ तो बंद करके दिखना है। एमसीक्यू भी भेजना सर। एमसीक्यू क्यों भेजे? एमसीक्यू टेक्स्ट बुक से ही पढ़ेंगे, देखेंगे इस बार कितनी अच्छी तरह से हम एमसीक्यू लिखते हैं। हाँ तो अच्छा रहेगा ना, एमसीक्यू भेज देंगे, कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेन चीज क्या है कि लॉजिकल जब एमसीक्यू होता है तब आप कंप्लीट नहीं कर पाते। दर्पण के कंप्लीट है तो पता चल जाता है, लेकिन कुछ भी चेंज किया तो पता नहीं चलता। 9 चैप्टर के एमसीक्यू भेज देंगे, चलो कोई बात नहीं।